हेलो एवरीवन। मैं एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आइडिया बिहाइंड दिस इज टू शेयर द सक्सेस स्टोरी ऑफ डिफरेंट पीपल that will surely help you carve out your own success story. We'll ask 10 questions and hopefully that will help you tremendously. For the first video, I'm pleased to introduce you with my dear friend Mohal Agrawal. मोहल का एक छोटा सा इंट्रो दूँ तो मोहल ने अपना 5th से 10th जवाहर नवोदय विद्यालय से किया। उसके बाद 11th 12th भिलाई से किया और एक साल ड्रॉप करके जेई की प्रिपरेशन के लिए कोटा गया एंड फाइनली ही क्रैक्ड आईआईटी जेई विद ऑल इंडिया रैंक 1433। वो मेरे साथ आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग फिजिक्स डिपार्टमेंट में था और हमारे डिपार्टमेंट का टॉपर था। After that, he prepared for civil services examination and cracked it with All India rank 257. Right now, he is the Deputy Commissioner of Income Tax posted in Thane. So let's welcome Mohal. Hello, Mohal. Hello, Yogesh. Okay. First of all, thank you for giving your valuable time. Thank you, Yogesh, for giving me this opportunity to connect with your audience. Thank you. थोड़ा formal, informal we'll combine. Okay. So idea is to get your experience to all the aspirant of JEE and civil services, and hopefully they'll find your experience valuable. Okay, let's start. So, how was your experience of JEE preparation in Kota? Well, Yogesh, जैसे तुम्हें पता है कोटा में बहुत स्टूडेंट्स होते हैं. It would seem that nothing else happens in Kota other than coaching. All the activities in Kota revolves around students and coaching. तो हर घर में टूलेट का साइन होता है, हर कोने में खाने की दुकानें होती हैं और बच्चों के मस्ती के लिए भी वीडियो पार्लर, साइबर कैफे जहाँ लोग बच्चे जाके मूवीज देखा करते थे. तो इस हिसाब से कोटा में दो टाइप के भी स्टूडेंट्स होते हैं. मतलब मुझे जैसा लगता है, एक जो 24/7 सिर्फ पढ़ाई करते हैं, दूसरे वो जो पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी करते हैं. तो मैं दूसरे किस्म में होता था. तो माय एक्सपीरियंस इन कोटा वाज फेयरली मिक्स्ड. बेसिकली मैं पढ़ाई तो करता ही था, लेकिन साथ में घूमना फिरना मस्ती रहती थी. मौज मस्ती भी की है, साथ में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी रहता था एग्जाम निकालने का, एक जो रहता है जेई का. तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल इन कोटा. और मैं फर्स्ट टाइप का था. तो डेली शेड्यूल कैसा रहता था? शेड्यूल भी मोस्टली फिक्स ही था. मेरा 7 AM to 1 PM तक क्लासेस चलते थे, जो कि मैं हमेशा अटेंड करता था. My attendance would not be less than 95% in my coaching classes. उसके बाद का समय मेरे लिए होता था, मैं दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, मूवी देखता था. इन इवनिंग आई वुड कम बैक और उस टाइम 2-3 घंटे मेरी पढ़ाई होती थी. पढ़ाई करने के बाद मैं नॉवेल पढ़ता था. तुम्हें पता है कि मैं काफ़ी नॉवेल्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन जो भी मिल जाए मैं वो सब पढ़ता हूँ. तो सोने से पहले थोड़ी देर में वो पढ़ता था. इसमें कभी कभी मैं जब बुक रेंट में लेके आता था, बुक मतलब नॉवेल्स बेसिकली, तो फिर मैं लेट नाइट उनको पढ़ के 1 दिन में 2 दिन में खत्म करके फिर वो रिटर्न करता था. तो अदरवाइज देख सकते हो कि मेरे शेड्यूल में पीसीएम के लिए बहुत कम जगह थी. ओके. ये एडवाइस स्टूडेंट्स को ज्यादा जानी नहीं चाहिए. हाँ, लेकिन इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैं कोचिंग क्लासेस में हमेशा रेगुलर रहता था. इनफैक्ट मेरा एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था, उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि मेरे क्लासेस मिस ना हो. हाँ, बट मतलब वही ये भी रहना चाहिए ना कि स्टूडेंट्स को समझ में आए कि डिफरेंट पाथ भी हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि 10-10 घंटे पढ़ो तभी जेई क्लियर होगी. चिल काट के भी, मतलब रिलेटिवली चिल रह के भी जेई क्लियर हो सकती है. वो बिल्कुल हो सकता है. मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ तुम्हारे साथ. Any specific strategy or some habit that you think helped you crack JEE and UPSC civil services?
वेल योगेश, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि मैं कभी क्लासेस मिस नहीं करता था और क्लासेस काफ़ी अटेंटिवली भी सुना करता था। मेरी थ्योरी है कि टीचर्स दोज हु आर टीचिंग इन द क्लासेस आर मोर लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड देन अस एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो बेसिकली मैं उनकी पढ़ाई पे भरोसा करता था और इसीलिए जो भी मेरे क्लास के जो नोट्स होते थे वही मेरे लिए काफ़ी होते थे। इसके दो बेनिफिट्स थे बेसिकली क्लासरूम पढ़ने के। एक तो क्योंकि वो लिमिटेड होता था तो और खुद के होते थे तो उनको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। फिर ये भी होता था कि मुझे खुद की प्रिपरेशन का अंदाज़ा होता था। बेसिकली मैंने वहाँ स्टूडेंट्स को देखा है जो काफ़ी सोर्सेस से पढ़ते हैं तो उनको हमेशा लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि वो हम्म। हमेशा कुछ नया पढ़ते हैं और उनको लगता है कि अरे ये तो मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं। इस मामले में क्लासरूम नोट्स पढ़ने से मुझे एक रहता था कि हाँ, मेरी तैयारी इतनी चल रही है, इतना मैंने पढ़ रखा है, इतना मेरा बचा हुआ है। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि क्लासेस अटेंड करो और क्लास में अच्छे से पढ़ो और वही आपके लिए एक बेसिक तैयार होता था स्टडी मटेरियल। हाँ, मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जो स्टूडेंट टीचर को ट्रस्ट करते हैं वो जन डेफिनेटली टीचर से जो टीचर दे सकता है उससे भी ज्यादा गेन कर लेते हैं। बट जो स्टूडेंट जैसे मैं कॉलेज में था कि टीचर्स को मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहो तो फिर वो क्लास से जितना मिल सकता है वो भी नहीं मिल पाता है। तो आई थिंक इट इज अ बिल्कुल वेरी गुड बिल्कुल, पॉइंट कि मतलब मेरे क्या है कि मेरा बैकग्राउंड, मेरे जैसे नवोदय से पढ़ा हुआ हूँ तो नवोदय में टीचर्स अच्छे होते थे, उन्होंने अच्छा गाइड किया तो 10th अच्छे से निकला। 11 12 भी मैंने सिर्फ क्लास स्कूल में ही स्टडीज की, उस टाइम मैंने एक भी कोचिंग नहीं ली, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा जो नेक्स्ट एग्जाम होता था उस पर होता था और उसके लिए मुझे पता था कि जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं दैट इज इनफ एंड दैट इज गुड इनफ। नाइस नाइस। कुछ कुछ बेसिक चीजें क्या लगता है कि जो नॉर्मली स्टूडेंट मिस कर देते हैं या गलती कर देते हैं? यही जो जैसा मैंने पहले बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो वेरियस सोर्सेस से पढ़ने लगते हैं, बहुत सारे बुक्स ले आते हैं, ये भी वो भी, और उसमें उनको नई नई चीजें मिलती हैं जो लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मेरा कवर ही नहीं हुआ, और उसकी वजह से उनको काफी स्ट्रेस एंजाइटी होती है और उनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन नहीं है। ये चीज समझना पड़ेगा उनको कि हम हर चीज नहीं पढ़ सकते और हर चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जेई का एक फिक्स सिलेबस है, यदि हम वो कवर कर लेते हैं और यदि उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो दैट इज गुड इनफ फॉर क्रैकिंग जेई एग्जाम। और यहाँ इसलिए हमें सिलेबस हमें फिक्स्ड रखना पड़ेगा, उसी को रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और एक जाके रुके और बोले कि हाँ ये मेरे लिए काफी है। राइट राइट। और मतलब इसमें से आईआईटी डेज में ये सेम हैबिट्स थी, सेम तरीका था या कुछ चेंज रहा? बिल्कुल यही था। एक्चुअली मुझे पढ़ने का शौक है तो मैं लाइब्रेरी से बहुत सारे बुक्स ला के पढ़ता था, फिजिक्स की भी पढ़ता था, कोर्सेज की भी पढ़ता था, लेकिन मुझे हमेशा पता था कि ये मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग है, मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ। एग्जाम पर्पज के लिए क्लासेस और क्लासरूम स्टडीज, क्लास नोट्स की स्टडीज वो इनफ थी, और मैंने वही जेई में भी अपने, वही मेरे आईआईटीज के टाइम पे भी प्रिपरेशन, मैं आईआईटी के जो एग्जाम्स होते थे सेमेस्टर एग्जाम्स उसमें भी मैं वही फॉलो करता था और हमेशा अच्छे ही मार्क्स है, क्योंकि क्लास में वही पढ़ाते थे जो पूछने वाले हैं, जो सिलेबस का पार्ट है, इसलिए वो हमेशा ही इनफ होते थे। हाँ, और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि मॉल हमारे डिपार्टमेंट का नंबर 4 था फाइनली, है ना? और कितना था? 8.9। 8.85 यस। 8.85 डाला, हाँ। नाइस नाइस। और मतलब मुझे लगता है कि मैंने सबसे कम, जो टॉप 5 में रहे होंगे अपने हमारे डिपार्टमेंट के, उनमें से सबसे कम तेरे को ही पढ़ते देखा है। बट मैंने एक चीज क्योंकि नोटिस की है। योगेश नोटिस किया होगा कि मैंने क्लास जल्दी से नहीं मिस करता था मैं। हाँ, और क्लास एक ना और मिस चीज जो करने मैंने से, नोटिस क्योंकि की। क्लास जो पढ़ा रहे हैं वो एक बार रजिस्टर हो गया आपके दिमाग में तो फिर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिपीटिशन रिवीजन। यस। हाँ, मतलब ये चीज मैंने भी नोटिस की कि तो क्लास नोट्स काफी फ्रीक्वेंटली रिवाइज करता था। तो वो कितना यूजफुल है और मतलब कितना नेसेसरी पार्ट है स्टडी का? काफी नेसेसरी, वही यूजफुल पार्ट है बेसिकली। हमें ये समझना होगा कि कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो जेई का हो चाहे आईआईटी में हो, वो एक पर्सन ने एक फिक्स सिलेबस तैयार करके बनाया होता है और वो सिलेबस क्लास में कवर होता ही है।
जब आपने क्लास में वो चीज सुनी है, यदि वही चीज आपने नोट्स में बनाई है, तो वो एग्जाम में उससे ज्यादा बियॉन्ड पूछने का स्कोप नहीं रहता है किसी भी जो एग्जाम जो सेट करता है उनके लिए भी। इसलिए क्लासरूम, यदि आपको स्कोर अच्छा करना है तो क्लासरूम नोट्स इनफ होता है। इसलिए वही चीज मैंने भी बार बार रिवाइज वही करता था और उससे ठीक स्कोर आ जाता था। यूपीएससी प्रिपरेशन का मतलब क्या स्ट्रेटजी थी, क्या हाउ डिड यू गो अबाउट इट? यूपीएससी प्रिपरेशन इज अ डिफरेंट बॉल गेम। यूपीएससी एग्जाम में सिलेबस इज ओपन एंडेड एंड इट इज फ्लूइड। सिलेबस में जब करंट अफेयर्स ऐड हो जाता है तो देर इज नो एंड टू इट। तो बेसिकली आप एक लिमिटेड सेट ऑफ नोट्स के साथ इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो इसमें जरूरी है कि ऑलवेज कीप अपडेटिंग योर नॉलेज। तो फिर भी इसमें भी एक है कि आपको कहीं ना कहीं जाकर रुकना होगा। तो बेसिकली मेरा जो स्ट्रेटेजी था, मैंने अपने नोट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। वन वाज कि ये कोर स्टडी मटेरियल है विच आई शुड नो बाय हार्ट, तो मैं उनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करता था। एक बफर स्टडी मटेरियल बोल सकते हैं, जिसमें ये होता था कि चलो मेरे पास खाली टाइम होगा, जब मुझे एक्स्ट्रा ओवर जो ज्यादा आगे बढ़ के पढ़ाई करना है, तो वो मेरे पास जब खाली टाइम स्पेयर टाइम होता था तो मैं वो पढ़ता था। बेसिकली इसमें यूपीएससी के एग्जाम में ये है कि आप पढ़ते रहो, जितना पढ़ लोगे उतना अच्छा है। हाँ, मतलब इस मामले में मेरा एक्सपीरियंस भी है कि जेई और यूपीएससी काफी डिफरेंट है इस मामले में, कि जेई का सिलेबस काफी डिफाइंड है और काफी आसानी से तुम बोल सकते हो कि अच्छा ये नहीं है सिलेबस में, ये सिलेबस में नहीं है, आप बोल सकते हैं। ये यूपीएससी बोल के लिए सकते दैट्स हो, नॉट यूपीएससी के पॉसिबल। लिए वो पॉसिबल नहीं है। तूने यूपीएससी एनीथिंग के अंडर इज लिए द जो स्काई इज द सिलेबस। सॉरी, क्या क्या कर रहे थे? तूने यूपीएससी के लिए फिलोसफी सब्जेक्ट लिया फिजिक्स छोड़ के, हाँ, वो मतलब कितना डिफरेंट था, और मतलब जिसका एक बैकग्राउंड साइंस का रहो, वो ह्यूमैनिटीज मतलब बिल्कुल डिफरेंट फील्ड, वो मतलब कितना डिफरेंट है, कितना डिफिकल्ट है उसको टैकल करना। योगेश, जैसे मुझे बुक्स पढ़ने की हैबिट थी, तो कई बार ऐसे भी बुक्स पढ़ी जो ह्यूमैनिटीज बेस्ड थी, तो टोटली नया एक्सपीरियंस नहीं था मेरे लिए। फिर आईआईटी के दिनों में भी मैंने फिलोसफी ऑप्शनल कोर्सेज किए हुए थे, तो सब्जेक्ट से थोड़ी फेमिलियरिटी थी। लेकिन ऑब्वियसली ह्यूमैनिटीज पढ़ना एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। साइंस में सिर्फ इक्वेशंस एंड डेफिनेशंस होती हैं, बट इन फिलोसफी यू कैन इवन क्वेश्चंस द डेफिनेशंस। सो बेसिकली इट गिव्स अ क्रिटिकल थिंकिंग, एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग आती है इससे, व्हिच वाज अ नाइस ब्रेक फ्रॉम स्टडीइंग साइंस। और मुझे लगता है कि जब हम साइंस पढ़ रहे होते हैं तो समहाउ साइंस ग्लोरीफाइड है, तो हम ह्यूमैनिटीज को नेग्लेक्ट करते रहते हैं। बट जब ह्यूमैनिटीज एक्चुअली पढ़ो तो तुम्हें समझ में आता है कि साइंस ज्यादा ही ग्लोरीफाई कर रखी है। बेसिकली आप जो फिलोसफी या अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, वो आप उसको प्रैक्टिकली अपने आसपास देख सकते हैं। अपने जो रेगुलर पॉलिटिकल डिबेट होती है, डिस्कोर्सेज होते हैं, यू फील कि हाँ, ये सब तो आपके ह्यूमैनिटीज का पार्ट है बेसिकली। मतलब क्या लगता है तेरे को कि तूने कभी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटिन्यूअस आवर फॉर सस्टेन नंबर ऑफ डेज कितना पढ़ा होगा? योगेश, लंबे सिटिंग्स तो तू ही कर पाता था। मैंने सिर्फ एक बार ये बोलने के लिए कि हाँ मैं भी लंबे सिटिंग कर सकता हूँ, एक बार शायद 10 से 12 घंटे पढ़ने की कोशिश की थी, उससे ज्यादा नहीं हो पाया था, वो भी एक बार। यदि एवरेज निकाले तो अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम स्टडीज, मेरे जेई के लिए 3 घंटे और यूपीएससी के लिए 6 से 7 घंटे से ज्यादा एवरेज टाइम नहीं निकलेगा। और उसमें भी हर वीक मुझे 1 से 2 दिन की हॉलीडे चाहिए होती थी जब मैं कुछ नहीं पढ़ता था। ऑब्वियसली एग्जाम टाइम में ज्यादा घंटे की पढ़ाई होती थी, लेकिन मेरा एवरेज टाइम उससे ज्यादा नहीं आता था। तो फिर मतलब यूसी की मेरा काफी बाकी स्टूडेंट्स के मामले में अलग तरीके का स्टडी स्टाइल था, जो भी बोल लो इसको। नहीं, मतलब उस समय में भी मैं उसको रियलाइज नहीं कर पाता था, बट अब जब मैंने उस चीज के बारे में पढ़ा तो मुझे लगता है कि तेरी स्ट्रेटजी काफी एफिशिएंट है, इन द सेंस कि इन एनी केस ह्यूमन माइंड 3 4 5 आवर्स से ज्यादा ग्रास्प कर भी नहीं पाता है। तो उससे ज्यादा टाइम जो लोग पढ़ भी रहे होते हैं तो आई गेस सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, मतलब वो हाँ,
एफिशिएंट काम होना। अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना आपके दिमाग में रजिस्टर हो रहा है, आप उसको कितने हाँ। अच्छे से प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो शायद मैं 5-6 घंटे के बाद एग्जॉस्ट हो जाता था, इसलिए मैं पढ़ ही नहीं पाता था। हम्म। बार बार बुक रीडिंग, तेरी बुक रीडिंग हैबिट का रेफरेंस आता है, आ रहा है। अ, तेरी लाइफ के पर्सपेक्टिव में या इन जनरल बुक रीडिंग हैबिट क्या लगता है तुझे, कितनी इम्पोर्टेंट रही है? मैंने बचपन से ही काफ़ी बुक्स पढ़ा करता था। मेरे पापा की मंथली मैगज़ीन्स मँगवाते थे, जो कि उनके पढ़ने के बाद मैं पढ़ा करता था। लाइब्रेरीज़ स्कूल में अच्छी थी, जहाँ से मैं बुक्स लेके पढ़ा करता था। There is no doubt that my reading habit has helped me a lot in competitive examination, especially in clearing UPSC. क्योंकि यूपीएससी में कहाँ का पढ़ा हुआ क्या काम आ जाए बता नहीं सकते, तो बुक रीडिंग हैबिट से काफ़ी हेल्प मिली। ऑल्सो पर्सनल लाइफ में भी आई थिंक बुक रीडिंग हैबिट से एक थॉट प्रोसेस में ब्रॉडनिंग आती है। यू अंडरस्टैंड कि वी कैन नॉट नो इट ऑल, हमें सब कुछ नहीं जान सकते, इसलिए यू बिकम क्यूरियस एंड ओपन टू न्यू आइडियाज। और ये काफी हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी है कि यस, आपको जो आता है वो पूरा नहीं आता है, आप कहीं ना कहीं बाकी लोगों से क्या आप सब कुछ नहीं जानते हैं। हम्म। एंड इट इज हम्बलिंग, you become open to new ideas and you become more tolerant, I would say. यू रियलाइज कि नॉलेज, ज्यादा नॉलेज के बाद रियलाइज होता है कि तुम्हें एक्चुअल में कम नॉलेज है। एक्चुअली कम पता है और कम पता है। और कम पता है। ओके, दैट्स इट। इट वाज अ great, lovely experience. Thank you for your time. थैंक यू योगेश, थैंक यू। Thank you.